नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 100 टू सेक्शन 113 तक बात करेंगे। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 100 जो कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानव वध के बारे में है। तो अगर हमें मर्डर के अपराध को समझना है तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? इसका जवाब है कल्पेबल होमिसाइड से। आप ये समझिए कि ये सभी गैर कानूनी हत्या से जुड़े अपराधों की बुनियाद है, उनका फाउंडेशन है। अच्छा, तो कानून क्या कहता है? चलिए सीधे बेयर एक्ट की भाषा देखते हैं। सेक्शन 100 के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसके पीछे मृत्यु कारित करने का आशय हो या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का आशय हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, या फिर उसे ये ज्ञान हो कि उसके इस काम से मृत्यु हो सकती है, तो हम कहते हैं कि उसने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो किसी की मृत्यु का कारण बनना जब आपके मन में गलत इरादा या जानकारी हो, वही कल्पेबल होमिसाइड है। तो चलिए अब इस सेक्शन के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हैं वो 3 मानसिक अवस्थाएं जिन्हें हम कानून की भाषा में मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड कहते हैं। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड का पूरा मामला बस इसी बात पर टिका है कि इन 3 मानसिक स्थितियों में से कोई एक साबित हो जाए। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला है इंटेंशन टू कॉज डेथ। इसका मतलब है मौत का कारण बनने का सीधा इरादा। यहां मकसद बिल्कुल साफ है, किसी को जान से मारना, जैसे मान लीजिए किसी के सिर में गोली मार देना। अच्छा, अब दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। यहां हो सकता है कि जान से मारने का सीधा इरादा ना हो, लेकिन चोट ऐसी पहुंचाई गई है जो इतनी खतरनाक है कि मौत होने की पूरी संभावना है, जैसे किसी के पेट में बहुत गहरा चाकू मार देना। और फिर आता है तीसरा, नॉलेज ऑफ लाइकली डेथ। इसमें कोई खास इरादा नहीं होता, लेकिन काम करने वाले को ये अच्छी तरह पता होता है, उसे ये ज्ञान होता है कि उसका ये काम इतना खतरनाक है कि किसी की जान जा सकती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, पर इसको असल में कैसे लागू करते हैं? चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सोचिए, एक आदमी एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा है और नीचे एक भीड़भाड़ वाली सड़क है। वो वहां से एक बड़ा भारी पत्थर नीचे फेंक देता है। अब वो पत्थर किसी को लग जाता है और उस इंसान की मौत हो जाती है। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? उस आदमी का इरादा शायद किसी एक खास इंसान को मारने का नहीं था, लेकिन उसे ये नॉलेज तो था, उसे ये ज्ञान तो था कि इतनी ऊंचाई से भीड़ में पत्थर फेंकने से किसी की मौत हो सकती है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। बस इसीलिए ये कल्पेबल होमिसाइड का केस बन जाता है। चलिए अब आते हैं लैंडमार्क केस लॉ पर। आप जानते ही हैं कि मेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए केस लॉ लिखना कितना जरूरी है। और जब भी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच के फर्क की बात आती है तो एक केस का नाम सबसे पहले आता है, और वो है रेग वर्सेस गोविंदा। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे? एक अभियुक्त ने अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और उसे मुक्कों से मारा, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। अब कोर्ट के सामने सवाल यह था कि इसे कल्पेबल होमिसाइड माने या मर्डर। कोर्ट ने इसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना, मतलब ये आपराधिक मानव वध तो है पर हत्या नहीं है। कोर्ट का कहना था कि अभियुक्त का इरादा जान से मारने का नहीं था और जो चोटें थीं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मौत का कारण बनने के लिए काफी नहीं थीं। और बस यहीं से, इसी केस से इन दोनों अपराधों के बीच का जो बारीक फर्क है वो कानून में स्थापित हो गया। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, ये जो नया सेक्शन 100 BNS है, ये पुराने कानून यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 299 की जगह पर आया है। तो पुराना सेक्शन 299 अब सेक्शन 100 बन गया है। चलिए अब सबसे जरूरी बात, एग्जाम के लिहाज से ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स हो या मेंस, ये सेक्शन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। होमिसाइड से जुड़ा कोई भी सवाल आएगा तो उसकी नींव यहीं से शुरू होगी। एपीओ के एग्जाम में तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। सीधी सी बात है, अगर क्रिमिनल लॉ के पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो इस सेक्शन को समझना ही पड़ेगा। चलिए
जाने से पहले एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो 3 बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, सेक्शन 100 भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है कल्पेबल होमिसाइड। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट है मेंस रिया यानी मौत के पीछे का इरादा या ज्ञान। और तीसरी, ये जुडिशरी और एपीओ दोनों ही एग्जाम के लिए एक हाई यील्ड टॉपिक है। फॉर मोर जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट, स्टे कनेक्टेड विद गंगा एजुकेशन। तो चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 102 भारतीय न्याय संहिता 2023 का। यह सेक्शन कहता है उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध जिसकी मृत्यु कारित करने का आशय था। अब इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपराधी किसी एक व्यक्ति को मारना चाहता है लेकिन गलती से निशाना चूक जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भी कानून उसे उतना ही जिम्मेदार मानेगा जितना कि वो पहले व्यक्ति को मारने के लिए होता। अच्छा, तो इसके पीछे का कानूनी सिद्धांत क्या है? ये सेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन पर आधारित है जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस या आशय का अंतरण कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपराधी का जो गलत इरादा यानी मेंस रिया एक व्यक्ति के लिए था, वो कानूनी तौर पर उस दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जाता है जिसकी असल में मृत्यु हुई है। इरादा ट्रांसफर हो जाता है, सजा नहीं। तो चलिए इस सेक्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके जरूरी कानूनी हिस्सों को एक-एक करके देखते हैं। इसमें 3 बहुत जरूरी चीजें हैं। सबसे पहला, मेंस रिया का होना यानी मृत्यु करने का इरादा या फिर इस बात का ज्ञान होना कि आपके एक्ट से किसी की जान जा सकती है। दूसरा, एक्टिस रेयस यानी उस इरादे को पूरा करने के लिए कोई काम करना जैसे गोली चलाना या जहर देना। और तीसरा, जो इस सेक्शन का सार है, वो है किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाना जिसे मारने का कोई इरादा था ही नहीं। ये पहचान की गलती से भी हो सकता है या फिर एक दुर्घटना के तौर पर। तो सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये कानून काम कैसे करता है। आइए इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, उसका इरादा है बी को जान से मारने का। वो बी पर गोली चलाता है लेकिन निशाना चूक जाता है। गोली बी को न लगकर पास में ही खड़े एक तीसरे व्यक्ति सी को लग जाती है और सी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ क्या होगा? यहीं पर सेक्शन 102 लागू होगा। कानून ए को सी की मृत्यु के लिए ठीक उसी तरह जिम्मेदार मानेगा जैसे कि उसने बी को ही मारा हो। उसकी सजा में कोई कमी नहीं आएगी। अब सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलता। चलिए देखते हैं कि हमारी अदालतों ने इस सिद्धांत को कैसे समझा और लागू किया है। किसी भी कानूनी प्रावधान को ठीक से समझने के लिए लैंडमार्क केस लॉ बहुत जरूरी होते हैं। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस धूल सिंह। हाँ, ये केस पुराने कानून यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 301 से जुड़ा था, लेकिन इसका जो कानूनी सिद्धांत है वो आज भी सेक्शन 102 पर पूरी तरह से लागू होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरे डॉक्ट्रिन का सार है। कोर्ट ने साफ साफ कहा, कानून अपराधी के इरादे को देखता है, न कि पीड़ित की पहचान को। मतलब कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरने वाला व्यक्ति कौन था। कानून सिर्फ ये देखता है कि मारने का इरादा यानी मेंस रिया मौजूद था या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं पुराने और इस नए कानून के बीच, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो देखिए, ये प्रोविजन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 301 में था। अब इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 102 से रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कानूनी सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। चलिए अब सीधे आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एग्जाम फोकस। ये जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षा के लिहाज से ये सेक्शन कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को हमेशा याद रखिए, जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बेहद जरूरी है। इसके अलावा एपीओ परीक्षा में इस टॉपिक से सीधा सवाल बन सकता है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो आइए इस पूरे डिस्कशन को 3 क्विक रिवीजन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 102 भारतीय न्याय संहिता 2023।
पॉइंट नंबर 2, इसका मुख्य सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। और पॉइंट नंबर 3, ये जुडिशरी और एपीओ दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जुडिशरी पर केंद्रित ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन यानी धारा 103 को समझेंगे, जो हत्या के अपराध के लिए क्या सजा होगी ये बताता है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम कानून को समझेंगे, फिर उसके जरूरी शब्दों को डीकोड करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि ये असल में लागू कैसे होता है, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 103 असल में कहता क्या है। तो आज हम जिस सेक्शन पर बात कर रहे हैं वो है सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन सीधे सीधे मर्डर यानी हत्या के लिए दी जाने वाली सजा के बारे में है। तो देखिए, सेक्शन 103 का सबसेक्शन 1 साफ साफ कहता है कि जो कोई भी हत्या का अपराध करेगा उसे या तो मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी दी जाएगी या फिर आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये मर्डर के लिए एक जनरल पनिशमेंट है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। यहाँ हम इस सेक्शन के जो जरूरी हिस्से हैं, जो की कंपोनेंट्स हैं, उन्हें एक एक करके समझेंगे। देखिए, इस सेक्शन में 2 सबसेक्शन हैं। सबसेक्शन 1 तो जनरल पनिशमेंट की बात करता है कि किसी भी एक व्यक्ति ने अगर मर्डर किया तो उसे डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में से कोई एक सजा मिलेगी। यहाँ कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है। लेकिन जो सबसेक्शन 2 है वो बहुत खास है और एक नया एडिशन है। इसे खास तौर पर मॉब लिंचिंग जैसे मामलों के लिए बनाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी पूर्वाग्रह जैसे कि जाति या धर्म के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो उस ग्रुप के हर एक मेंबर को वही सजा मिलेगी। अच्छा, तो सबसेक्शन 2 को लागू करने के लिए कुछ बहुत जरूरी कीवर्ड्स हैं, इन्हें ध्यान से समझना होगा। सबसे पहली बात, 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप होना चाहिए। दूसरा, उन सबका एक्टिंग इन कॉन्सर्ट यानी एक साथ मिलकर एक ही इरादे से काम करना जरूरी है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो ये कि मर्डर का जो मकसद है वो किसी भेदभाव पर आधारित होना चाहिए, जैसे रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स या किसी की पर्सनल बिलीफ। तो ये प्रोविजन सीधे सीधे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कानून कैसे लागू होता है। साथ ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉज पर भी एक नज़र डालेंगे। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम के लिए भी बहुत काम का है। मान लीजिए कि 5 से ज्यादा लोगों की एक भीड़, एक मॉब, किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर पीट कर मार देती है। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा और इसका नतीजा क्या होगा? उस भीड़ के हर एक मेंबर को आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है। अब एक बहुत ही लैंडमार्क केस की बात करते हैं, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस डेथ पेनाल्टी के मामले में सबसे जरूरी माना जाता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन दी थी, यानी विरले से विरले मामलों का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा हर केस में नहीं दी जानी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ बेहद असाधारण मामलों में ही दी जाएगी। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब क्या है? देखिए, कोर्ट ऐसे ही कोई फैसला नहीं लेता। कोर्ट को 2 तरह के फैक्टर्स के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ होते हैं एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, यानी वो बातें जो अपराध को और ज्यादा गंभीर बनाती हैं, और दूसरी तरफ होते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स, यानी वो बातें जो सजा को कम करने का आधार बन सकती हैं, जैसे कि अपराधी की उम्र क्या है या क्या उसके सुधरने की कोई गुंजाइश है। और जब बात मॉब लिंचिंग की आती है तो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी याद रखना बहुत जरूरी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को मॉबोक्रेसी का एक खौफनाक काम कहा था और राज्यों को इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। तो एक तरह से ये केस सेक्शन 1032 के पीछे की सोच को और भी मजबूत करता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जो कि पूरी तरह से एग्जाम पर फोकस्ड है। यहाँ हम कुछ की टेकअवेज और एक क्विक समरी देखेंगे।
एक बहुत जरूरी बात जो याद रखनी है वो है पुराने कानून से इसका कंपैरिजन। ये जो प्रोविजन है ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 302 में हुआ करता था, लेकिन अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिप्लेस कर दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सब सेक्शन 2 जो मॉब लिंचिंग के बारे में है वो बीएनएस में एक बिल्कुल नया एडिशन है। अब एग्जाम के नज़रिए से बात करें तो जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एपीओ के एग्जाम में भी इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन है 103 भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका कोर कॉन्सेप्ट है मर्डर के लिए पनिशमेंट। डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन पर आधारित है और इसमें मॉब लिंचिंग के लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी है। एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जुडिशरी फोकस्ड और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 104 को समझने वाले हैं। ये सेक्शन एक ऐसे गंभीर अपराध से जुड़ा है जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा हो वो फिर से किसी की हत्या कर दे। तो आज के इस डिस्कशन का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सेक्शन 104 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके जरूरी इंग्रेडिएंट्स को आसान भाषा में तोड़कर समझेंगे। इसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, इसके पीछे जो एक बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ है उस पर बात करेंगे, और आज की सेंटेंसिंग डॉक्ट्रिन क्या कहती है वो जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 104 ये मर्डर की एक बहुत ही खास और ज्यादा संगीन कैटेगरी है। ये तब लागू होता है जब अपराधी पहले से ही उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 104 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए देखते हैं कि कानून में इसके बारे में क्या लिखा है। कानून कहता है जो कोई आजीवन कारावास के अधीन होते हुए हत्या करेगा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन के तहत आजीवन कारावास का मतलब है उस व्यक्ति की बची हुई पूरी जिंदगी के लिए जेल। इसमें किसी तरह की छूट या रेमिशन की कोई गुंजाइश नहीं होती। मतलब ये एक बहुत ही सख्त सजा है। अच्छा, अब इस सेक्शन को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, उन्हें एक एक करके देखते हैं। देखिए, इस सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, जो आरोपी है वो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा हो। दूसरी, उसने बीएनएस के सेक्शन 101 में जो हत्या की परिभाषा दी गई है वो अपराध किया हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, ये हत्या का अपराध उसकी उम्र कैद की सजा के दौरान ही हुआ हो। चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे एग्जाम में सवाल आने पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। मान लीजिए एक सवाल आता है, क्या होगा अगर उम्र कैद की सजा काट रहा कोई कैदी जेल के अंदर ही किसी दूसरे कैदी की हत्या कर देता है? तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल सेक्शन 104 लागू होगा। क्यों? क्योंकि अपराध उम्र कैद की सजा के दौरान ही किया गया है। ठीक इसी तरह अगर वो कैदी जेल से भागते हुए किसी जेल अधिकारी की हत्या कर दे तब भी सेक्शन 104 ही लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर कोई व्यक्ति अपनी उम्र कैद की सजा पूरी करके जेल से रिहा हो जाता है और उसके बाद किसी की हत्या करता है तब सेक्शन 104 लागू नहीं होगा। अब इस सेक्शन के पीछे की कहानी को समझना, इसकी हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को समझना बहुत जरूरी है। ये सेक्शन अचानक से नहीं आया है, बल्कि पुराने कानून आईपीसी के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन को सुधार कर बनाया गया है। देखिए, पहले इंडियन पीनल कोड में एक सेक्शन था, सेक्शन 303, जो अब खत्म हो चुका है। पुराने कानून में दिक्कत ये थी कि उसमें मैंडेटरी डेथ पेनल्टी थी, यानी मौत की सजा देना अनिवार्य था। जज के पास कोई और सजा देने का ऑप्शन ही नहीं था। उनका विवेक, उनकी डिस्क्रिशन छीन ली गई थी। लेकिन अब जो नया बीएनएस का सेक्शन 104 है, वो जज को ये अधिकार देता है कि वो केस के हालात देखकर या तो मौत की सजा दे या फिर बची हुई पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद की सजा। और ये जो इतना बड़ा बदलाव आया, वो आया एक लैंडमार्क केस की वजह से, जिसका नाम है मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1983 का मामला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 303 को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया।
कोर्ट का मानना था कि किसी भी अपराध के लिए अनिवार्य मौत की सजा देना संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, और ये मनमाना भी है क्योंकि ये जज से उनका विवेक ही छीन लेता है। अच्छा, BNS 104 में जो ये दूसरा विकल्प है ना, शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास, ये भी कहीं से तो आया होगा। ये आज की मॉडर्न सजा देने की नीति से प्रेरित है। चलिए समझते हैं कि इसका सोर्स क्या है। स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा की एक खास कैटेगरी बनाई, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टिल नेचुरल लाइफ, मतलब प्राकृतिक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास। इसका सीधा मतलब है कि दोषी को बिना किसी छूट के अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी होगी। सेक्शन 104 में यही विकल्प मौत की सजा और साधारण उम्र कैद के बीच एक मिडिल पाथ, एक मध्य मार्ग की तरह काम करता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और इसे फटाफट रिवाइज कैसे करना है। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन नंबर या सजा पर सवाल बन सकता है। मेंस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और पुराने आईपीसी सेक्शन 303 के साथ इसकी तुलना पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एपीओ एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां आपको इस सेक्शन को अप्लाई करना होगा। तो आइए इस पूरे टॉपिक को 3 पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, सेक्शन 104 भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी द्वारा हत्या करने पर सजा या तो मौत है या फिर ताउम्र कैद। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, इसने आईपीसी 303 की असंवैधानिक मैंडेटरी डेथ पेनल्टी को हटाकर जज को विवेक का अधिकार दिया है। ये सेक्शन दिखाता है कि कैसे हमारा कानून समय के साथ संतुलन और न्याय की ओर विकसित हुआ है। जुडिशरी पर केंद्रित ऐसी ही और कानूनी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम सेक्शन 105 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसके 2 बहुत ज़रूरी पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला डिस्कस करेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनका एक क्विक रिविजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और इस कानून की बुनियाद को समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 105 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये सेक्शन शुरू होता है इन शब्दों से, Whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सेक्शन उस अपराध की सजा के बारे में है जो हत्या से थोड़ा कम गंभीर है। लेकिन सजा की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है किसी की मौत का कारण बनना, और ये हो सकता है या तो मौत का कारण बनने के इरादे से या फिर ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से जिससे मौत हो सकती है, या फिर इस नॉलेज के साथ कि ये काम से किसी की मौत हो सकती है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये हत्या यानी मर्डर से कम गंभीर अपराध है। अब हम आते हैं इस सेक्शन के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, वो हिस्सा जो मेंस के आंसर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। तो चलिए सेक्शन 105 को इसके 2 हिस्सों में डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें मेंस रिया यानी दोषी मन का क्या रोल है। अच्छा, तो सेक्शन 105 को अप्लाई करने के लिए 4 जरूरी शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली, किसी इंसान की मौत हुई हो। दूसरी, वो काम BNS के सेक्शन 100 के हिसाब से कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा में आता हो। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि वो काम BNS के सेक्शन 101 के तहत मर्डर ना हो। और चौथी, जो कि सबसे अहम है, वो है मेंस रिया यानी दोषी मन का होना। और यहीं पे वो क्रूशियल पॉइंट आता है जहां से एग्जाम में सवाल बनता है। सेक्शन 105 को असल में मेंस रिया यानी दोषी मन की डिग्री के आधार पर 2 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। बस इसी अंतर को पकड़ना है। ठीक है, तो अब ये जो टेबल स्क्रीन पर है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच का सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर देगी। जरा ध्यान से देखिए, पार्ट 1 वहां लगता है जहां मौत का कारण बनने का इरादा हो यानी इंटेंशन हो। दूसरी तरफ पार्ट 2 तब लगता है जब इरादा तो नहीं था, लेकिन ये ज्ञान था, ये नॉलेज थी कि उस काम से किसी की जान जा सकती है। और इसी इंटेंशन और नॉलेज के फर्क की वजह से सजा भी अलग अलग है।
पार्ट 1 में सजा ज्यादा गंभीर है, आजीवन कारावास या 5 से 10 साल तक की कैद और जुर्माना, जबकि पार्ट 2 में सजा 10 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। चलिए अब इन कानूनी बातों को किताबों से बाहर निकालकर असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, खासकर एग्जाम के लिए। सबसे पहले देखते हैं पार्ट आई यानी इंटेंशन का एक उदाहरण। मान लेते हैं कि ए जानबूझकर बी के सीने पर, जो कि एक वाइटल ऑर्गन है, चाकू से हमला करता है और इससे बी की मौत हो जाती है। अब देखिए, यहां पर सीने में चाकू मारना ये साफ साफ मौत के इरादे को दिखाता है, इसीलिए ये केस सेक्शन 105 के पार्ट आई के अंदर आएगा। अब आते हैं पार्ट 2 यानी नॉलेज के उदाहरण पर। सोचिए, ए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक भारी पत्थर फेंक देता है। वो पत्थर किसी को लग जाता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब यहां पर ए का इरादा किसी एक खास व्यक्ति को मारने का तो नहीं था, है ना? लेकिन उसे यह नॉलेज जरूर थी कि इतनी ऊंचाई से भीड़ में पत्थर फेंकने से किसी की मौत हो सकती है, तो बस इसीलिए यह मामला पार्ट 2 का बनता है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि असल कोर्ट में जहां केस इतने सीधे साधे नहीं होते, वहां जज ये कैसे तय करते हैं कि मामला पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का, खासकर उन मामलों में जहां अचानक हुई लड़ाई में बस एक ही बार से मौत हो जाती है। तो देखिए, ऐसे मामलों में कोर्ट कई चीजों पर ध्यान देती है, जैसे कि हथियार कौन सा था, चोट शरीर के किस हिस्से पर लगी और वार कितनी ताकत से किया गया था। देखिए, जुडिशरी एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ बेराक पढ़ना काफी नहीं होता, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोर्ट्स का इस पर क्या कहना है। तो चलिए अब एक ऐसे ही लैंडमार्क केस की बात करते हैं जो हर लॉ एस्पिरेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रयावरपू पुन्नैया। ये केस मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच के बारीक अंतर को समझने के लिए सबसे अहम जजमेंट्स में से एक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मशहूर ऑब्जर्वेशन दी, कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज द स्पीशीज। इसका आसान सा मतलब यह है कि हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड तो होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। इन दोनों के बीच जो फर्क है वो किस्म का नहीं बल्कि सिर्फ गंभीरता का है, डिग्री का है। अगर मेंस के आंसर को और भी दमदार बनाना है तो इन 2 केसेस का भी जिक्र किया जा सकता है। पहला, जागृति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, जिसमें कोर्ट ने कंफर्म किया कि जहां इंटेंशन नहीं सिर्फ नॉलेज हो, वो मामला पार्ट 2 में ही जाएगा। और दूसरा, कंदा स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ टीएन, जिसमें कोर्ट ने साफ किया कि एक ही वार वाले मामलों में इंटेंशन का पता केस की परिस्थितियों को देखकर ही लगाया जाएगा। चलिए, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, केस लॉज भी देख लिए। अब सारी जानकारी को एक साथ लाते हैं और सीधे एग्जाम के एंगल से बात करते हैं, ताकि जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकें। एक बहुत जरूरी बात, ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 304 हुआ करता था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। अब बात करते हैं एग्जाम की। जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर एपीओ के एग्जाम्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच के फ़र्क पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो इस अंतर को बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। बस 3 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, सेक्शन 105 भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरी, इसका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है इंटेंशन यानी पार्ट ए, और नॉलेज यानी पार्ट बी के आधार पर सजा में फर्क। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट केस, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रियावरुपु पुन्नैया। जुडिशरी की तैयारी से जुड़े ऐसे ही और लीगल टॉपिक्स पर आसान और सीधी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन धारा 106 पर चर्चा करने वाले हैं, जो लापरवाही से होने वाली मृत्यु से संबंधित मामलों को देखता है। तो आज के इस सेशन में हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 106 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके कोर कंपोनेंट्स को देखेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करेंगे, साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या रिलेवेंस है ये भी जानेंगे, और आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता ही है। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन 106 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023।
देखिए, ये सेक्शन उन मामलों से डील करता है जहां किसी की मौत होती है लेकिन मौत का कारण कोई इरादा नहीं बल्कि कोई उतावलापन या लापरवाही भरा काम होता है। अब जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं सेक्शन 106 के मेन कंपोनेंट्स को, जो सीधे इसके बेयर एक्ट प्रोविजन से आते हैं। बेयर एक्ट की लाइन कहती है, जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता। इसका सीधा साधा मतलब क्या है? देखिए, कानून उन मौतों के लिए सजा देता है जो केयरलेसनेस की वजह से होती हैं, जहां मारने का कोई इंटेंशन था ही नहीं। इस सेक्शन को समझने के लिए 3 चीजें पकड़नी हैं। फर्स्ट, रैश एक्ट यानी उतावलेपन से किया गया काम। सेकंड, नेग्लिजेंट एक्ट मतलब लापरवाही भरा काम। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो काम है वो कल्पेबल होमोसाइड यानी आपराधिक मानववध की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। तो ये रैश एक्ट आखिर होता क्या है? सोचिए, ये एक ऐसा काम है जो पूरी तरह से रेकलेसनेस के साथ या ये जानते हुए कि इससे खतरा हो सकता है किया जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार में बहुत तेजी से गाड़ी चलाना। पता है कि खतरा है, फिर भी कर रहे हैं। और नेग्लिजेंट एक्ट, इसका मतलब है कि जहां एक ड्यूटी ऑफ केयर थी, जहां सावधानी बरतनी चाहिए थी, वहां वो सावधानी नहीं बरती गई। मतलब एक जरूरी प्रिकॉशन लेने में फेल हो जाना। अब बात करते हैं सजा की, जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। सब सेक्शन 1 के तहत सामान्य लापरवाही के मामलों में 5 साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर ये लापरवाही किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से हुई है तो सजा 2 साल तक की होगी। वहीं सब सेक्शन 2 हिट एंड रन के मामलों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करता है, जिसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। थ्योरी तो हो गई, अब इस कानून को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक व्यक्ति है जो एक बिजी मार्केट में बहुत हाई स्पीड पर कार चला रहा है। वो एक पेडेस्ट्रियन को टक्कर मारता है जिससे उस पेडेस्ट्रियन की मौत हो जाती है। अब यहां उस ड्राइवर का इरादा मारने का नहीं था, लेकिन उसका काम रैश था, उतावलेपन से भरा हुआ। तो ये सेक्शन 106 के तहत एक टेक्स्ट बुक केस बनता है। अब एक लैंडमार्क केस की बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कानून को शेप देते हैं और इस सेक्शन के लिए एक केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मेडिकल नेग्लिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में। केस का नाम है जेकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सवाल ये था कि एक डॉक्टर की लापरवाही को क्रिमिनल ऑफेंस कब माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नेग्लिजेंस काफी नहीं है, डॉक्टर पर क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए ग्रॉस नेग्लिजेंस यानी कि घोर लापरवाही साबित करनी होगी। मतलब डॉक्टरों के लिए एक हायर स्टैंडर्ड सेट किया गया है। तो अब तक हमने कानून समझ लिया, एग्जाम्पल देख लिया, केस लॉ भी देख लिया। अब सबसे जरूरी बात, एग्जाम के लिए ये सेक्शन क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये जो सेक्शन 106 है, ये पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 304A को रिप्लेस करता है। ये प्रीलिम्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन अ मस्ट रीड है। एपीओ के एग्जाम में तो इसके इंग्रेडिएंट्स पर या फिर जो नया हिट एंड रन का प्रोविजन है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए, सेशन के आखिर में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो 3 बातें हैं जो इस पूरे डिस्कशन से लेकर जानी है। नंबर 1, सेक्शन है 106 BNS 2023। नंबर 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट है बिना इरादे के रैश या नेग्लिजेंट एक्ट से हुई मौत के लिए सजा देना। और नंबर 3, एग्जाम फोकस के लिए रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का डिफरेंस, हिट एंड रन के लिए सजा और जेकब मैथ्यू केस। ये तीनों पॉइंट्स सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। जुडिशरी की तैयारी से जुड़े ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज के इस लीगल सेशन में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 107 को समझने वाले हैं। तो आज हम इस टॉपिक को 6 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कानून आखिर है क्या, फिर इसके जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें समझेंगे, एक प्रैक्टिकल कोर्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले पर नज़र डालेंगे और हाँ, एग्जाम के लिए ये क्यों इतना ज़रूरी है ये भी जानेंगे। और आखिर में एक क्विक
3 पॉइंट रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि कानून का मूल प्रावधान आखिर कहता क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 107 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए, ये सेक्शन आत्महत्या के लिए उकसाने का एक बहुत ही गंभीर मतलब एग्रेवेटेड फॉर्म है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ कानून उन कमजोर पीड़ितों को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है जो अपनी सहमति ठीक से नहीं दे सकते, जैसे कि कोई बच्चा हो या कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो। चलिए अब इस सेक्शन के जो प्रमुख तत्व हैं, जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। एग्जाम्स में एक अच्छा और इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए सेक्शन को इस तरह से ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी होता है। इस सेक्शन को लागू करने के लिए 3 सबसे जरूरी शर्तें हैं जिनका पूरा होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो पहली शर्त है विक्टिम यानी पीड़ित की स्थिति। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वो या तो बच्चा होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, या फिर किसी भ्रम की स्थिति में हो, या बहुत ज्यादा नशे की हालत में हो। कानून इन्हें एक प्रोटेक्टेड क्लास मानता है क्योंकि इनमें सही गलत का फैसला करने की क्षमता नहीं होती। दूसरी सबसे जरूरी बात है द एक्ट ऑफ सुसाइड, मतलब आत्महत्या का काम पूरा होना चाहिए। अगर किसी के उकसाने के बाद सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट किया गया हो तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर नहीं होगा। इसलिए सुसाइड का हो जाना एक मैंडेटरी इंग्रेडिएंट है। और तीसरा और सबसे अहम एलिमेंट है अबेटमेंट यानी उकसाना। आरोपी ने एक्टिव होकर, मतलब या तो उकसाकर या कोई साजिश रचकर या फिर जानबूझकर मदद करके सुसाइड के लिए अबेट किया हो। इसमें मेंस रिया यानी दोषी इरादा होना बहुत जरूरी है। अबेटमेंट एक डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, सिर्फ कोई इनडायरेक्ट बात नहीं। ठीक है, अब इस लीगल थियोरी को और अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रह जाएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए जो बी नाम के एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को लगातार ताने मारता है और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। ए जो है वो बी से कहता है कि उसकी तकलीफों से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है। इसके बाद बी आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ ए सेक्शन 107 के तहत लायबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तीनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, एक कमजोर विक्टिम, डायरेक्ट इंस्टिगेशन और सुसाइड का पूरा हो जाना। मेंस एग्जाम के आंसर्स में केस लॉ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो चलिए अब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं। केस का नाम है गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि सिर्फ किसी को परेशान करना या हरासमेंट करना अबेटमेंट नहीं माना जाएगा। उकसावा साबित करने के लिए एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए आरोपी के एक्शन और सुसाइड के बीच, और साथ ही सुसाइड के लिए भड़काने, इनकरेज करने या मदद करने का एक साफ इरादा, एक क्लियर इंटेंशन होना भी जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सेक्शन एग्जाम्स के लिए इतना क्रूशियल क्यों है। देखिए, ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 305 हुआ करता था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 107 से रिप्लेस कर दिया गया है। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एपीओ एग्जाम में भी इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, खासकर इसके इंग्रेडिएंट्स और पनिशमेंट को लेकर। तो चलिए अब सेशन को कंक्लूड करते हैं और जो कुछ भी हमने पढ़ा उसे जल्दी से याद करने के लिए 3 पॉइंट्स में रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 07 BNS 2023 किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की आत्महत्या के लिए उकसाने पर सजा का प्रावधान करता है। पॉइंट नंबर 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि एक कमजोर विक्टिम की सुसाइड और आरोपी के एक्टिव अबेटमेंट के बीच एक डायरेक्ट कॉजल लिंक होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें डेथ पेनल्टी तक की सजा दी जा सकती है, जो इसे एक क्रिटिकल टॉपिक बनाता है। जुडिशरी एग्जाम्स पर फोकस करने वाले ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के आने के बाद सेक्शन 108 यानी आत्महत्या का दुष्प्रेरण या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक बन गया है। तो चलिए आज हम इसी को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है,
कि क्या गुस्से में किसी को जाकर मर जाओ कह देना, क्या ये किसी को अपराधी बना सकता है? सेक्शन 108 जो है वो इसी सवाल की कानूनी गहराइयों को हमें समझाता है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 0108 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन सीधे तौर पर उस सिचुएशन से डील करता है जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाता है। कानून कहता है, इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड। इसका मतलब बहुत ही सीधा और साफ है। अगर कोई व्यक्ति किसी के उकसाने पर आत्महत्या कर लेता है तो उकसाने वाले को 10 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। ये कानून बिल्कुल साफ कर देता है कि किसी को सुसाइड की तरफ धकेलना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अच्छा, इस सेक्शन के तहत किसी को दोषी साबित करने के लिए 4 बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें की इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। पहली, कि सुसाइड का एक्ट पूरा हुआ हो। दूसरी, आरोपी ने एक्टिव रूप से अबेट किया हो, मतलब उकसाया हो। तीसरी, जो कि सबसे ज़रूरी है, आरोपी का मेंस रिया यानी एक गिल्टी इंटेंशन रहा हो। और चौथी बात कि उकसावे और सुसाइड के बीच एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। अब आते हैं सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आरोपी का इरादा, उसकी इंटेंशन बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि वो सुसाइड के लिए उकसा रहा है। कानून ये मानता है कि सिर्फ लापरवाही से या गुस्से में कुछ कह दिया तो वो मेंस रिया साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए ऑफिस में बी को लगातार ह्यूमिलिएट करता है, मतलब अपमानित करता है। वो बार बार बी से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी जीने लायक नहीं है और सुसाइड ही एकमात्र रास्ता है। अब इसके बाद बी आत्महत्या कर लेता है, तो यहाँ पर ए को सेक्शन 108 के तहत लायबल ठहराया जाएगा क्योंकि उसने सीधे सीधे इंस्टिगेट किया है, उकसाया है। इस टॉपिक पर एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि सिर्फ हरासमेंट करना अबेटमेंट नहीं होता। मतलब सिर्फ किसी को परेशान करना उकसावा नहीं है। उकसाने के लिए एक एक्टिव सजेशन या इंस्टिगेशन होना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे विक्टिम के पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना बचे। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 306 में था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिप्लेस कर दिया गया है। अपराध का जो सब्सटेंस है, उसके जो तत्व हैं, वो लगभग सेम ही है, बस अब ये नए संहिता का हिस्सा है। अब बात करते हैं सज़ा की। तो इस अपराध के लिए 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पनिशमेंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किए और जो लैंडमार्क केस है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ तक कि एपीओ एग्जाम्स में भी इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। पहली बात सेक्शन 108 BNS 2023 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में है। दूसरी बात, इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि सुसाइड के लिए जानबूझकर उकसाना, जिसके लिए गिल्टी माइंड यानी मेंस रिया और एक डायरेक्ट लिंक होना जरूरी है। और तीसरी बात, एग्जाम के नजरिए से ये हरासमेंट से जुड़े सुसाइड के मामलों में क्रिमिनल लायबिलिटी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। न्यायपालिका से जुड़ी परीक्षाओं पर केंद्रित ऐसे ही और कानूनी विषयों की जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर अपराध पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा अपराध जहां सिर्फ कोशिश करना ही अपने आप में एक बड़ी सजा का हकदार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हत्या के प्रयास की, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कोई किसी को जान से मारने की पूरी कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता, तो क्या होगा? क्या सिर्फ वो जानलेवा इरादा ही सजा दिलाने के लिए काफी है? इन्हीं सब सवालों का जवाब छुपा है हमारी भारतीय न्याय संहिता में। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 109 BNS का एक परिचय। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 109 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। अच्छा, तो ये तो हो गई कानून की किताबी भाषा। अब इसको एकदम आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर कोई भी इंसान किसी को मारने के पूरे इरादे से या इस जानकारी के साथ कि उसके काम से मौत हो सकती है कोई कदम उठाता है, तो भले ही सामने वाले की जान बच जाए, उस इंसान को सजा मिलेगी।
कानून यहाँ उस खतरनाक इरादे को, उस मेंस रिया को सजा दे रहा है, क्योंकि वो इरादा असल हत्या जितना ही गंभीर है। तो चलिए इस सेक्शन के जो मुख्य कानूनी तत्व हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस सेक्शन को समझने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। फर्स्ट, इरादा या ज्ञान, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में मेंस रिया कहते हैं, मतलब मारने का साफ साफ इरादा होना चाहिए। सेकंड, कोई काम किया जाना यानी एक्टस रियस, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हत्या करने के लिए कोई फिजिकल एक्ट भी करना होगा। और थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम सिर्फ तैयारी ना हो बल्कि अटेम्प्ट यानी प्रयास के स्टेज तक पहुंच चुका हो। इसको ऐसे समझिए, बाजार से चाकू खरीदना सिर्फ तैयारी है, लेकिन उस चाकू से किसी पर हमला कर देना वो अटेम्प्ट है। अब देखते हैं कि असल में यानी प्रैक्टिस में और अदालतों में इस कानून को कैसे लागू किया जाता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है जिसका इरादा बी को जान से मारने का है। वो बी के सीने में चाकू घोंप देता है। बी को बहुत गहरी चोट लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। अब इस केस में भले ही बी की जान बच गई, ए सेक्शन 109 के तहत हत्या के प्रयास का पूरी तरह से दोषी माना जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक लैंडमार्क केस की। केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल दिया जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल। कोर्ट ने कहा कि अटेम्प्ट यानी प्रयास तब शुरू माना जाएगा जब आरोपी का काम सिर्फ तैयारी के स्टेज से आगे बढ़कर अपराध के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए। ये केस एक बेंचमार्क है जो हमें प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच का महीन सा फर्क समझाता है। चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ये जो सेक्शन 109 BNS है, ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 307 हुआ करता था। अब इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिप्लेस कर दिया है। मतलब कानून का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो वही है, बस सेक्शन नंबर अब बदल गया है। अब बात करते हैं एग्जाम इंपॉर्टेंस की। जुडिशरी प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए ये सेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, APO एग्जाम में भी इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस सेक्शन की हर डिटेल पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के इस पूरे डिस्कशन को 3 क्विक पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन 109 भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा पॉइंट, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ये उस काम को सजा देता है जो मारने के इरादे से किया गया हो, भले ही मौत ना हुई हो। इसमें फोकस रहता है मेंस रिया और प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एक्ट पर। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, ये सभी जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिए एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। जुडिशरी पर केंद्रित ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सेक्शन 110 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कानून की भाषा को डिकोड करेंगे, कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन को जानेंगे और आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ समराइज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 110 का परिचय। आखिर ये कानून है क्या? आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 110 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये सेक्शन है क्या? देखिए, ये सेक्शन उस अटेम्प्ट को पनिश करता है जहां किसी ने कल्पेबल होमोसाइड करने की कोशिश तो की, मतलब इरादा था, नॉलेज भी थी, लेकिन एक्ट पूरा नहीं हुआ और सामने वाले की जान बच गई। इसीलिए इसे अटेम्प्ट टू मर्डर से थोड़ा कम सीरियस ऑफेंस माना जाता है। अब जरा कानून की ओरिजिनल वर्डिंग पर गौर करते हैं। बेयर एक्ट क्या कहता है? वो कहता है जो कोई भी ऐसे इरादे या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कोई काम करता है कि अगर उस काम से मौत हो जाती तो वो गैर इरादतन हत्या का दोषी होता। तो देखा आपने लॉ की लैंग्वेज कितनी प्रिसाइज होती है। तो चलिए इस लीगल लैंग्वेज को डीकोड करते हैं, इसे ब्रेक डाउन करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स में, ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए, सेक्शन 110 के 4 मेन पिलर्स हैं, या कह सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। पहला है इंटेंशन और नॉलेज। दूसरा है एक्ट डन, जिसे हम एक्टस रियस भी कहते हैं। तीसरा सर्कमस्टेंसेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और चौथा और सबसे जरूरी नॉन अकरेंस ऑफ डेथ। तो पहला इंग्रेडिएंट है इंटेंशन या नॉलेज। यह है मेंटल एलिमेंट, जिसे हम लॉ में मेंस रिया कहते हैं।
यहाँ पर जो इंटेंशन चाहिए वो कल्पेबल होमिसाइड वाला ही है, पर ध्यान रहे ये मर्डर के इंटेंशन से कम डिग्री का होता है। यही इसका की पॉइंट है। ओके, दूसरा इंग्रेडिएंट है एक्टिस डन, यानी एक्टिस रियस। इसका मतलब है कि सिर्फ मन में सोचना या तैयारी करना काफी नहीं है, एक एक्चुअल फिजिकल एक्ट होना चाहिए। लॉ मेरे प्रिपरेशन को नहीं, अटेम्प्ट को पनिश करता है। अब आते हैं पनिशमेंट पर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सेक्शन में 2 अलग अलग तरह की सजा का प्रोविजन है। देखिए, अगर अटेम्प्ट में विक्टिम को कोई हर्ट नहीं हुआ तो सजा है अप टू 3 इयर्स, लेकिन अगर हर्ट कॉज हो गया तो सजा सीधे बढ़कर अप टू 7 इयर्स हो जाती है। ठीक है, तो थियोरी तो हमने समझ ली, लेकिन असली सवाल यह है कि प्रैक्टिकल में कोर्ट में यह सेक्शन कैसे अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में भी काम आएगा। मान लीजिए ए और बी के बीच अचानक झगड़ा हो जाता है और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ए बी को एक लाठी से पैर पर मार देता है। अब बी सर्वाइव कर जाता है, उसकी जान बच जाती है। सोचिए अगर बी की मौत हो जाती तो ये मामला कल्पेबल होमिसाइड का बनता, पर क्योंकि मौत नहीं हुई, ये ए का एक्ट सेक्शन 110 के अंडर एक ऑफेंस माना जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस की। केस का नाम है हरी सिंह वर्सेस सुखबीर सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का इंटेंशन क्या था, यह तय करने के लिए हमें 3 चीजें देखनी होंगी। पहला, हथियार कैसा था। दूसरा, शरीर के किस हिस्से पर वार किया गया। और तीसरा, केस के ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस क्या थे। चलिए अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम फोकस। आखिर ये सेक्शन आपके एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि ये सेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 308 हुआ करता था। अब इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 110 के तौर पर जगह दी गई है। अब स्क्रीन पर जो टेबल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड माइन है। ये सेक्शन 110 और सेक्शन 109 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के बीच का फर्क बताती है। देखिए, साफ है, सेक्शन 110 में इंटेंशन की डिग्री लो है, ऑफेंस कम सीरियस है और पनिशमेंट भी कम है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 109 में जान से मारने का इरादा होता है, जो इसे एक बहुत ही ग्रेव ऑफेंस बनाता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, जुडिशरी प्रीलिम्स हो या मेंस, ये सेक्शन बहुत जरूरी है। एपीओ एग्जाम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन क्या होता है? एग्जैक्टली, सेक्शन 109 और 110 के बीच का डिफरेंस। तो चलिए जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस ये 3 बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 110 BNS 2023 कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को पनिश करता है। पॉइंट नंबर 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेंशन था, एक्ट भी हुआ, पर डेथ नहीं हुई। एंड पॉइंट नंबर 3, एग्जाम एंगल से इसका सेक्शन 109 से मेन डिफरेंस है मेंस रिया यानी इंटेंशन की डिग्री का। दैट्स इट। ऐसे ही जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बेहद जरूरी सेक्शन पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 111 की, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध को डिफाइन करता है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 111 की परिभाषा क्या है। फिर इसमें जो जरूरी कानूनी शब्द है उन्हें आसान भाषा में तोड़कर समझेंगे। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक लैंडमार्क केस देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि एग्जाम के लिए ये क्यों इतना जरूरी है और एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कानून कहता क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 111 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर हम बेयर एक्ट की भाषा देखें तो ये कहता है कि कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जो किसी व्यक्ति या ग्रुप ने की हो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के तौर पर, और जिसका मकसद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट पाना हो, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाएगा। अब इसको अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि जब कोई गैंग या सिंडिकेट पैसा या कोई और फायदा कमाने के लिए लगातार एक के बाद एक अपराध करता है, तो बस उसे ही हम संगठित अपराध कहते हैं। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कानूनी शब्द हैं जिन्हें समझे बिना ये सेक्शन अधूरा है। तो चलिए अब इन जरूरी लीगल टर्म्स को डिकोड करते हैं। देखिए, इस सेक्शन में
3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। अब सवाल उठता है कि ये है क्या? तो ये एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें कम से कम 3 साल की सजा हो और पिछले 10 सालों में उस व्यक्ति के खिलाफ 1 से ज्यादा चार्जशीट फाइल हो चुकी हो। दूसरी बात, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। इसका सीधा सा मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप जो एक सिंडिकेट या गैंग की तरह काम कर रहा हो। और तीसरी चीज है इकोनॉमिक ऑफेंस। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जालसाजी यानी फोर्जरी, हवाला ट्रांजैक्शन, बैंक फ्रॉड और जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं वो सब शामिल है। तो अब हमने परिभाषा और की टर्म्स तो समझ लिए। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कानून कैसे लागू होता है और इस पर कोर्ट्स का क्या कहना है। चलिए इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपको एग्जाम में भी काम आएगा। मान लीजिए एक गैंग है जो शहर के दुकानदारों से हफ्ता यानी पैसा वसूलने के लिए उन्हें बार बार धमकाता है। अब ये जो काम है ये सेक्शन 111 के तहत ऑर्गेनाइज क्राइम का एक परफेक्ट केस है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक गैंग है, मतलब सिंडिकेट है, वो लगातार ये काम कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है और उनका मकसद पैसा कमाना है, यानी मटीरियल बेनिफिट भी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस की बात करते हैं। केस का नाम है जमीर अहमद LR शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। याद रखिएगा इसे। इस केस में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि किसी भी क्राइम को ऑर्गेनाइज क्राइम कहने के लिए 2 चीजों का होना बेहद जरूरी है। कौन सी 2 चीजें? पहली, गैर कानूनी कामों में कंटिन्यूटी, यानी वो काम लगातार हो रहा हो, और दूसरी, उसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट शामिल हो। मतलब ये दोनों चीजें होंगी तभी ये सेक्शन लगेगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की कि आपके एग्जाम के लिहाज से इस सेक्शन की क्या अहमियत है और आपको क्या याद रखना है। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारा पुराना कानून था यानी इंडियन पीनल कोड 1860, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए कोई एक सीधा सेक्शन था ही नहीं। पहले ऐसे अपराधों को अलग अलग सेक्शंस में डील किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए एक मजबूत और सिंगल फ्रेमवर्क देता है। अब बात करते हैं एग्जाम की। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स में आपसे इसके इंग्रेडिएंट्स, पनिशमेंट या की डेफिनेशंस पर सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, और जहां तक मेंस की बात है तो ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक है। APO एग्जाम में भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए जाने से पहले एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहली बात, BNS 2023 का सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करता है और उसके लिए सजा बताता है। दूसरी बात, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? एक सिंडिकेट द्वारा फायदे के लिए लगातार गैर कानूनी काम करना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये सेक्शन जुडिशरी और APO दोनों एग्जाम के लिए कतई जरूरी है। जुडिशरी पर और अधिक कानूनी सामग्री के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नए सेक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस चर्चा को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये सेक्शन है क्या, फिर इसकी कानूनी परिभाषा के अंदर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि असल जिंदगी में ये कैसे लागू होता है, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए ये क्यों इतना अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सेक्शन 112 है क्या और ये किस तरह के नए अपराध की बात कर रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 112 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए अब सीधे कानून की भाषा पर आते हैं और देखते हैं कि ये सेक्शन इस अपराध को कैसे परिभाषित करता है। तो कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्रुप या गैंग का हिस्सा है, अकेले या फिर अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी, छीना झपटी या धोखाधड़ी जैसा कोई काम करता है, तो माना जाएगा कि उसने छोटा संगठित अपराध किया है। मतलब इसका सीधा सीधा निशाना उन छोटे मोटे लेकिन सिस्टमैटिक क्राइम्स पर है जो गैंग्स मिलकर करते हैं। इस सेक्शन में 3 बातें सबसे जरूरी हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली, जो अपराधी है उसका किसी ग्रुप या गैंग का सदस्य होना जरूरी है। दूसरी, उस ग्रुप ने चोरी, छीना झपटी या चीटिंग जैसे छोटे मोटे अपराध किए हों। और तीसरी, सजा। इसमें कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की कैद और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, इस सेक्शन में चोरी शब्द का मतलब सिर्फ जेब काटना नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है।
इसमें कार्ड स्किमिंग, एटीएम से चोरी, गाड़ियों से सामान चुराना, ये सब कुछ शामिल है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये कानून आज के जमाने के अपराधों से भी निपट सके। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी के मामलों में ये कानून कैसे लागू होगा। इसको एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 4 लोगों का एक ग्रुप है जो रोजाना किसी भीड़-भाड़ वाली ट्रेन में लोगों की जेब काटता है। अब क्योंकि वो ये काम एक ग्रुप के तौर पे संगठित तरीके से कर रहे हैं, तो उन पर सीधा सेक्शन 112 लागू होगा। इस बारे में एक लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का। देखिए, इस केस में कोर्ट ने एक बहुत जरूरी सिद्धांत स्थापित किया था कि जब किसी ग्रुप की एक्टिविटी के पीछे एक आपराधिक इरादा साफ-साफ दिखता हो तो वो एक दंडनीय अपराध बन जाता है। सेक्शन 112 इसी सिद्धांत को एक कानूनी जामा पहनाता है। एक बहुत जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सेक्शन 112 भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक बिल्कुल नया एडिशन है। जो हमारा पुराना इंडियन पीनल कोड 1860 था, उसमें छोटे संगठित अपराध के लिए कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए इस नए सेक्शन को लाया गया है। अच्छा, अब सेक्शन 111 और 112 के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सेक्शन 111 बात करता है गंभीर संगठित अपराधों की, जैसे कि हत्या, तस्करी, जहां सजा 5 साल से लेकर मौत तक हो सकती है। वहीं सेक्शन 112 छोटे संगठित अपराधों की बात करता है, जैसे चोरी और धोखाधड़ी, जिसमें सजा 1 से 7 साल तक है। तो अपराध की गंभीरता का फर्क है। और अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। आपके एग्जाम के लिए ये सेक्शन इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आ सकता है, मेंस में शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, या फिर सेक्शन 111 और 112 में अंतर पूछा जा सकता है। और हाँ, एपीओ एग्जाम के लिए भी ये एक की टॉपिक है जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक फैक्ट जो आपको बिल्कुल याद रखना है, इस सेक्शन के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल की कैद है। ये प्रीलिम्स के लिए एक सीधा सवाल हो सकता है। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, ये है सेक्शन 112 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरी, ये ग्रुप्स द्वारा किए गए छोटे संगठित अपराधों को परिभाषित और दंडित करता है। और तीसरी, ये जुडिशरी और एपीओ सभी परीक्षाओं के लिए एक हाई यील्ड मतलब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जुडिशरी परीक्षाओं पर केंद्रित ऐसे ही और कानूनी विश्लेषण के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 113 पर चर्चा करेंगे, जो आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट के बारे में है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? हम सेक्शन 113 के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि कानून टेररिस्ट एक्ट को कैसे डिफाइन करता है, इसके लिए सजा क्या है और असल में इसे कैसे लागू किया जाता है। और हाँ, सबसे आखिर में हम एग्जाम के लिहाज से एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 113 उन गंभीर अपराधों की बात करता है जो सीधे सीधे हमारे देश की बुनियाद को हिलाने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को किसी भी तरह के खतरे से बचाना है। इस सेक्शन का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही साफ है। कोई भी ऐसा काम जो आतंक फैलाने या देश की अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाए, वो एक आतंकवादी कृत्य है। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है इरादा यानी इंटेंट। इस इंटेंट के बिना ये सेक्शन लागू ही नहीं हो सकता। तो अब ये समझना जरूरी है कि कानून यानी हमारा बेयर एक्ट एक आतंकवादी कृत्य को असल में किन शब्दों में परिभाषित करता है। चलिए देखते हैं। कानून कहता है, जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या संभावित रूप से खतरे में डालने के इरादे से या लोगों में आतंक फैलाने के इरादे से कोई कार्य करता है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यहाँ 2 तरह के इरादे की बात हो रही है। पहला, देश को सीधे तौर पर धमकी देना, और दूसरा, आम जनता में खौफ पैदा करना। अच्छा, किसी भी अपराध को समझने के लिए हमें उसके 3 इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं। तो इस सेक्शन में 3 जरूरी चीजें हैं। पहला है इरादा या मेंस रिया, यानी अपराध के पीछे की सोच।
दूसरा है कृत्य या एक्टस रियस, यानी वो असल काम जो किया गया, जैसे बम का इस्तेमाल। और तीसरा है परिणाम या कॉन्सिक्वेंस, यानी उस काम का नतीजा क्या हुआ, जैसे किसी की जान गई या संपत्ति को नुकसान हुआ। कानून कुछ खास तरह के कामों को टेररिस्ट एक्ट मानता है, जैसे कि बम या खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना, जो सीधा सीधा आतंक फैलाने के इरादे को दिखाता है, या फिर जाली नोटों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, ये भी एक तरह का आतंकवादी कृत्य है। इसी तरह किसी सरकारी अधिकारी पर हमला, अपहरण या देश की रक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी इसी सेक्शन के दायरे में आता है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है सजा यानी पनिशमेंट्स। ये कानून ऐसे अपराधों के लिए बेहद सख्त सजा का प्रावधान करता है। आप देख सकते हैं, अगर ऐसे किसी काम से किसी की मौत हो जाती है तो सजा सबसे कठोर है, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास, और साथ में जुर्माना। दूसरे मामलों में भी सजा कम नहीं है, ये 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। और सिर्फ अपराध करने वाले ही नहीं, बल्कि इसकी साजिश रचने वाले, उकसाने वाले या किसी आतंकवादी को पनाह देने वालों के लिए भी बहुत ही कड़े दंड का प्रावधान है। सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है ना? चलिए देखते हैं कि असल में ये सेक्शन कैसे काम करता है और अदालतें इसे कैसे इंटरप्रेट करती हैं। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो शहर में दहशत फैलाने के इरादे से एक भीड़ वाले बाजार में बम रख देता है। अब यहाँ देखिए, इरादा भी है, कृत्य भी है और उसका परिणाम भी है। ये सेक्शन 113 का एक बिल्कुल सीधा और स्पष्ट मामला बनता है। इस विषय में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है, याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि आतंक के वो काम जो देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा है, उनके लिए सबसे बड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस फैसले ने ऐसे अपराधों की गंभीरता को और भी मजबूती से स्थापित किया। तो पहले क्या होता था? पुराने कानून यानी आईपीसी में टेररिस्ट एक्ट्स के लिए कोई सीधा सेक्शन नहीं था। ऐसे मामले यूएपीए जैसे स्पेशल कानूनों के तहत डील किए जाते थे। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 113 ने आतंकवादी कृत्य को देश के मुख्य क्रिमिनल कोड का हिस्सा बना दिया है, जो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, एग्जाम फोकस। जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए इस सेक्शन से क्या टेक अवे है? देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसके इंग्रेडिएंट्स पर सवाल आ सकता है और मेंस में इसकी पूरी व्याख्या पूछी जा सकती है। एपीओ के एग्जाम में तो इसकी सजा पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से तैयार करना है। चलिए जाने से पहले फटाफट 3 पॉइंट्स में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहला, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता 2023 की। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट है भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने या आतंक फैलाने के इरादे से किया गया कोई भी काम जिसके लिए मृत्युदंड तक की सजा है। और तीसरा, ये जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए एक हाई यील्ड टॉपिक है। तो ये था सेक्शन 113 का पूरा विश्लेषण। जुडिशरी की तैयारी के लिए ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिएगा। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।